हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रिचा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज। पीजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद संबंधी विचार भी आपको पढ़ना है, जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करने जा रही हूँ। तो जैसा कि हमको पता है कि चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ था और वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और वे उन महान विभूतियों में से थे जिनका मृत्यु के साथ अंत नहीं होता। उनका जीवन 20वीं शताब्दी के भारतीय राष्ट्रीय इतिहास का अभिन्न अंग है। वह मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे। अब हम देखते हैं कि नेहरू जी के जीवन मूल्य क्या थे। वो गांधी जी के संपर्क में करीब 30 वर्ष तक रहे थे, लेकिन उनकी तरह धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सके। हाँ, उनको गांधी जी जैसा मानवतावादी जरूर माना जा सकता है। और चूंकि उन्होंने ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त की थी, तो ब्रिटेन में अपने शिक्षा काल के दौरान नेहरू जी फेबियन सोसाइटी, जो उस समय चल रही थी, उसके नेताओं और प्रोफेसर हेरोल्ड लॉस्की जैसे प्रबुद्ध समाजवादियों के संपर्क में आए और वह समाजवाद के कट्टर समर्थक बन गए। पर साथ ही ब्रिटेन की उपयोगितावादी उदार विचारधारा ने भी उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। मतलब समाजवाद का भी उन पर प्रभाव था और उदारवादी विचारधारा का भी प्रभाव था। मार्क्स और लेनिन की रचनाओं ने भी उन्हें आकृष्ट किया था और तत्कालीन रूस की आर्थिक उपलब्धियों से वह बहुत प्रभावित थे। लेकिन लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उनकी आस्था और विश्वास इतना गहरा था कि वह रूस के कम्युनिस्ट शासन को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। फांसीवाद और नाजीवाद के प्रति भी उन्हें बहुत घृणा थी। तो 1942 से लेकर 1945 तक नेहरू जी जब जेल में थे, तब उन्होंने भारत को एक नई दृष्टि से देखा। अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने यह कहा कि आत्मा की कुछ ऐसी वस्तुओं में विश्वास रखना जो हमारे भौतिक जीवन से परे हैं जरूरी है, अन्यथा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य, कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। अपने कुछ ऐसे विचारों के कारण जवाहरलाल नेहरू को श्री अरविंद और रविन्द्रनाथ टैगोर की श्रेणी में भी रखा जाता है, मतलब आध्यात्मिक विचारकों की श्रेणी में। 1947 के बाद नेहरू जी भारत की अर्थव्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली के विकास में जुट गए, क्योंकि 1947 से वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए और देश की बागडोर ही उनके हाथ में आ चुकी थी। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी, फिर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, तथा भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि नेहरू जी का समाजवाद के संबंध में क्या विचार है। तो जैसा कि पहले भी वर्णन किया गया कि जब वो इंग्लैंड में थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तब फेबियन समाजवादियों के संपर्क में आए थे और भारत लौटने के बाद वह गांधी जी के व्यक्तित्व से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े थे। हालांकि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, उससे उस समय दुनिया के अधिकांश युवा प्रभावित हुए थे, तो नेहरू जी उससे अछूते कैसे रह सकते थे। वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो मार्क्स ने दी थी उसका समर्थन किया और यह भी कहा कि रूसी नेता लेनिन कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा व्याख्याकार, मतलब व्याख्या करने वाला है और उसकी बातों को माना जाना चाहिए। वह 1927 में रूसी क्रांति की जब 10वीं वर्षगांठ का समारोह हुआ था, तो उसमें भी शामिल हुए थे। सबसे पहले रूस में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, तो योजना की सफलता ने नेहरू जी को रोमांचित कर दिया और उन्हें भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में दिखाई देने लगा। फिर भी नेहरू जी मार्क्सवादी नहीं थे। उन्होंने रूस में जब कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, उसके बाद जो खून खराबा हुआ था, उसकी घनघोर निंदा की थी। अब वो समाजवाद के समर्थक क्यों बने?
तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को समाजवाद की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि समाजवादी विचारधारा सारी दुनिया में समाज के समूचे ढांचे में व्याप्त हो चुकी है। यदि हिंदुस्तान को अपनी गरीबी को मिटाना है तो उसको भी वही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जब कांग्रेस समाजवादी दल का अधिवेशन हुआ था तो उसको भी नेहरू जी ने पूर्ण समर्थन दिया था, पर वह औपचारिक रूप से उस समाजवादी दल में शामिल नहीं हुए। अब हम देखते हैं कि समाजवाद के प्रति नेहरू के आकर्षण के क्या कारण थे। तो पहला कि वह चाहते थे कि भारतीयों की कंगाली, जबरदस्त बेरोजगारी और दयनीयता को समाप्त किया जाए। नेहरू के अनुसार गरीब और दलित को कुछ देने के लिए आपको धनी और जिसके पास से उससे लेना होगा। अमीरों पर टैक्स बढ़ना चाहिए और गरीबों पर से बिल्कुल हटा देना चाहिए। दूसरे, देशों के सामने जमींदारी उन्मूलन की समस्या थी। नेहरू जी चाहते थे कि जमींदारी प्रथा की जगह ऐसी प्रथा होनी चाहिए कि परिवार के भरण पोषण लायक जमीन हर किसान के पास हो। जमींदारों की जमीनें जब्त कर लेने के बाद उन्हें हर्जाना या मुआवजा दिया जा सकता है, पर इतना ही नहीं, मुआवजा दिया जा सकता है पर इतना नहीं कि पाने वाले को वह फिर से धनी बना दे। फिर तीसरा कारण था समाजवाद को अपनाने का कि वह मजदूरों की दयनीय स्थिति से बहुत प्रभावित और द्रवित थे और उन्हें बहुत दुख होता था मजदूरों की हालत देखकर। अब हम देखते हैं कि मजदूरों की हालत उस समय भी वैसी ही थी और अभी भी ऐसी ही है। तो जितने भी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं वो द्रवित होते हैं। खैर, नेहरू जी तो शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद के नेता थे और वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, तो उनका द्रवित होना बहुत नेचुरल बात कही जा सकती है। हम उस पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें श्रमिकों को संगठित होने में मदद करनी चाहिए, मतलब उनको संगठन बनाने में हमें मदद करनी चाहिए। हमें ट्रेड यूनियनों की सहायता करनी चाहिए। हर श्रमिक को कम से कम इतना वेतन जरूर मिलना चाहिए कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। पर नेहरू जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह खूनी क्रांति या हिंसक उपायों के पक्ष में नहीं है, जिसके पक्ष में साम्यवादी लोग थे। जो कार्ल मार्क्स की जो क्रांति थी वो हिंसक उपायों के माध्यम से लाई जानी थी। तो नेहरू जी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वो हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसके पीछे कारण यह था कि वो गांधी जी के बहुत घनिष्ठ संपर्क में रहे थे और वो अहिंसा को किसी भी बदलाव को लाने का सबसे सही माध्यम मानते थे। और नेहरू जी का ये मानना था कि समाजवादी चिंतन का एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है। नेहरू जी ने समाजवाद को साम्राज्यवाद के शत्रु के रूप में पेश किया और विभिन्न देशों में चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया था। नेहरू जी के लिए पराधीन राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता से ऊंचा कोई भी मन का भाव नहीं हो सकता, परंतु संकीर्ण राष्ट्रवाद हमें विश्व युद्धों की ओर ले जाता है, जबकि सच्चा राष्ट्रवाद किस ओर ले जाता है? अंतर्राष्ट्रवाद की ओर, इंटरनेशनलिज्म की ओर। गांधी जी से प्रभावित ये विचारधाराएं हैं जो अहिंसा पर आधारित, फिर उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था और पंचशील के सिद्धांत को भी अपनाया था। पड़ोसी देशों जो उस समय नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों के प्रति नेहरू जी ने मैत्री और सद्भावना दिखाई थी। तो अब हम देखते हैं कि समाजवादी नीतियों को कार्यान्वित करने के प्रयास उन्होंने क्या क्या किए। तो कांग्रेस ने 1955 के आवड़ी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी ढंग का समाज की स्थापना करना घोषित किया गया था। समाजवादी ढंग की समाज की व्याख्या करते हुए यह बतलाया गया कि ऐसे समाज में जातिगत, वंशगत, धर्मगत और लिंगगत भेदभाव नहीं बढ़ते जाएंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि देश की संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित
न हो। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपनी समाजवादी अवधारणा को साकार करने के भरपूर प्रयास किए थे। अब ये कौन कौन से हैं? इसमें पहला है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। दूसरा, औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर को महत्वपूर्ण जगह मिली। ऐसे उद्योगों की एक अलग श्रेणी बनाई गई जो पूर्णतया सरकार की जिम्मेदारी माने गए या जिन्हें धीरे धीरे सरकार को कार्यक्षेत्र में लाया जाना था और सरकार को ही उसको चलाना था। परंतु औद्योगिक ढांचे में उदारता लाने का भी प्रयास किया गया था। निजी उद्योग धंधे अच्छी तरह से चल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया, जिसमें पूंजीवाद तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण था। अब हम देखते हैं कि तीसरा, भूमि सुधार कानूनों के द्वारा किसानों को उस भूमि का मालिक बनाया गया जिसकी वे जुताई और बुवाई करते थे। मतलब जिस खेत पर वो काम करते थे उस पर उनका मालिकाना हक हो, जिसके लिए नेहरू ने पर्याप्त भूमि सुधार कानून बनाए थे। चौथा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी लाने की व्यवस्था की गई। और पांचवा, समाज के दुर्बल और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित वर्गों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए बहुत से कानून बनाए गए, जैसे छुआछूत के खिलाफ कानून तथा संसद, विधानसभाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण संबंधी कानून। अब हम देखते हैं कि नेहरू जी साम्यवादी व्यवस्था यानी समाजवाद के दोषों से अनजान नहीं थे। इसीलिए नेहरू जी ने मार्क्सवाद का अंधा समर्थन नहीं किया था। वह उस तरह की साम्यवादी व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे जिसमें सरकार सर्वशक्तिमान होती है। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास रखते थे और नेहरू का समाजवाद राष्ट्रीयता के साथ साथ विकसित हुआ और उस पर गांधीवादी नैतिकता का हम स्पष्ट प्रभाव देखते हैं। इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्ट दल जो उस समय रूस में सक्रिय था उसकी दमनकारी नीतियों और हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। उनका ये विश्वास था कि शांतिपूर्ण उपायों द्वारा आवश्यक आर्थिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जहाँ शांतिपूर्ण उपाय उपलब्ध हो, वहाँ स्वतंत्र वयस्क मताधिकार हो, वहाँ हिंसा द्वारा समाजवाद लाने की चेष्टा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी या मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है साम्यवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद से। तो और इसी में एक और शब्द समाजवाद भी आता है। तो ये सब तीनों एक ही विचारधारा के अलग अलग रूप हैं। अब मार्क्सवाद जो है, कार्ल मार्क्स के नाम पर जो विचार थे वो मार्क्सवाद कहलाता है। फिर मार्क्सवाद के आधार पर जो श्रमिक वर्ग की तानाशाही आएगी उस अवस्था को कहा जाता है साम्यवादी व्यवस्था। जो रूस में आई तानाशाही की व्यवस्था, या जो अभी भी चीन या उत्तरी कोरिया में साम्यवादी व्यवस्था है। तो जब साम्यवाद यानी तानाशाही की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और समाज के सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिल जाएगा, तब समाज में समाजवाद आएगा। तो ये साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, समाजवाद। तो ये मार्क्सवाद का ही अगला जो रूप है वो साम्यवाद है और साम्यवादी व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य समाजवाद होता है। तो ये एक ही विचारधारा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग नाम हैं जो उसके डिफरेंट स्टेजेस या स्तरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेहरू जी समाजवाद और लोकतंत्र दोनों का मिला जुला रूप चाहते थे। साम्यवाद की तानाशाही के भी खिलाफ थे और लोकतंत्र में जो कमियां थी उसको भी दूर करना चाहते थे। इसीलिए समाजवाद के विचारों को लोकतंत्र में डालकर लोकतांत्रिक समाजवाद बनाना चाहते थे। इसीलिए नेहरू का समाजवाद कहलाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या लोकतंत्र पर आधारित समाजवाद, जिसमें एक
वयस्क मताधिकार पर आधारित शांतिपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करने और व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में सभी वर्गों के लिए स्वतंत्रता और समानता की स्थिति होगी। इसके साथ साथ समाजवाद या साम्यवाद की जो आर्थिक सुधार की बातें हैं वो भी लागू की जाएंगी। इस तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद को साकार करने में नेहरू जीवन भर लगे रहे और काफ़ी हद तक वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी उन्होंने सफलता पाई। अब ये और बात है कि उनके बाद के जो शासक थे उनके विचारों और व्यावहारिक सुधारों को ठीक से चला पाए या नहीं, इस पर मंथन और विश्लेषण की ज़रूरत है। थैंक यू।